नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। मैं नितिन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और शुरू करेंगे आज जो है ना अपनी दिल्ली सल्तनत। कुछ क्लासेस की हो चुकी थी, कुछ पेंडिंग में पड़ी थी, तो अपना इल्तुतमिश से पढ़ना है अपन को। और आज मैं यहीं से पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को, तो ध्यानपूर्वक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, घोड़ा से गिर करके चागुन गेम खेलते वक्त, और उसी वक्त होता क्या है, जब इसकी घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाती तो इसने अपनी राजधानी लाहौर बना रखी थी। जब ये मर जाता है तो इसको दफनाया जाता है लाहौर में, और लाहौर में ही इसको क्या किया जाता है, इसका मकबरा भी बनाया जाता है। मकबरा बनाया जाता है। अब होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक लड़का हुआ करता था आराम शाह। ये काफी हद तक ये पता लगता है कुछ किताबों से, उसका ही लड़का था आराम शाह। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम हुआ करते थे। एक तो स्वयं इल्तुतमिश हुआ करता था जो इसका बहुत फेवरेट था, दूसरा नासिरुद्दीन कोबाचा हुआ करता था, तीसरा एक और था यल्दोज, ताजुद्दीन यल्दोज। ताजुद्दीन यल्दोज इसके जो 3 गुलाम हुआ करते थे, तीनों गुलामों में से इसका सबसे ज्यादा फेवरेट जो था वो इल्तुतमिश हुआ करता था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, अब बात आती है कि अब शासन करे कौन। भाई शासन करे कौन, तो फिर उस वक्त इल्तुतमिश जब वो शासन करता था तो वो बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। और बदायूं के गवर्नर उसके बाद जब इसकी मृत्यु हुई तो बात आती कि जो दिल्ली की जो जनता हुआ करती थी, कहां की, दिल्ली की जो जनता थी दोस्तों, दिल्ली की जनता तो ये बोल रही थी, देखो इधर देखना ध्यान से, ये दिल्ली है अपनी, और दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जनता क्या बोल रही है, तो दिल्ली की जो जनता है, यहाँ के जितने भी फॉलोवर्स हैं दिल्ली के, वो सारे के सारे किसके हैं, वो सोच रहे हैं कि इल्तुतमिश कौन, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे मेरे बच्चों। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे, इल्तुतमिश क्या करे, गद्दी पर बैठे। और लाहौर की जो जनता थी, कहां की, लाहौर की जनता, लाहौर की जनता ये सोच रही थी कि लाहौर की जनता सोच रही थी कि गद्दी पर कौन बैठे दोस्तों, तो लाहौर की जो लोग थे लाहौर के, और वो लोग वहां की जो सोच रहे थे कि गद्दी पर आराम शाह बैठे। कौन, आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठे। समझ में आया यहां तक। आराम शाह कौन सोच रहा था, लाहौर की जनता सोच रही थी कि आराम शाह गद्दी पर बैठे, और दिल्ली की जनता सोच रही थी कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। लेकिन मेरे बच्चों होता क्या है उसी वक्त में कि लाहौर की जनता के सपोर्ट के वजह से आराम शाह जो है ना ये गद्दी पर बैठ जाता है। कहां पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है आराम शाह। लेकिन ये इतना नीचपना व्यक्ति हुआ करता था, ये दिल्ली की जो जनता थी उस पर ये ध्यान ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, अपने लाहौर में ही लगा पड़ा था। जब तुम अपने मात्र लाहौर से इसे मतलब था, थोड़ा ये दारूबाज प्रकार का था, अगर बोला था नशेड़ी था, तो ये ध्यान ही नहीं दे रहा था। इस जनता, दिल्ली की जनता को लगा कि ऐसा मेरा राजा क्या मतलब का जो मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा है। तो उसी वक्त इसने इल्तुतमिश को उकसाया, किसने, दिल्ली की जनता ने इल्तुतमिश को उकसाता कि भाई अब गद्दी पर तुमको ही बैठना होगा, वरना हम ये इसको अपना राजा स्वीकार नहीं करेंगे, अपना सुल्तान स्वीकार नहीं करेंगे। इल्तुतमिश का भी दिमाग खराब हो जाता, बोले ठीक है भाई, देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। अब बात आती है, इल्तुतमिश दिल्ली में है। इल्तुतमिश दिल्ली से निकलता है कहां के लिए, लाहौर के लिए। क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश अपनी फौजों को लेकर के निकलता है लाहौर के लिए, और इधर इसको पता चल जाता है लाहौर में आराम शाह को कि मुझे मारने के लिए कौन आ रहा है, मुझे गद्दी से उतार फेंकने के लिए कौन आ रहा है, तो वो आ रहा है इल्तुतमिश। इसको ये बात पता चली आराम शाह को, इसको ये बात हजम नहीं होती है, तो ये भी यहां से निकलता है आराम शाह लाहौर से, और इन्हें एक बीच में दोनों का टकराव होता है, एक बीच में जगह पड़ती है जिसका नाम होता है जूद नामक। कौन सा स्थान, जूद। जूद नामक स्थान पर, जूद नामक स्थान पर इनका 1210 ईस्वी में, कब दोस्तों, तो 1210 ईस्वी में जूद नामक स्थान पर दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है। और ये एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जब गद्दी पर बैठा तो मात्र ये 7 से 8 महीने ही गद्दी पर बैठ पाया था, ज्यादा नहीं बैठ पाया था, 7, 8 या 6, 7 के लगभग बैठ पाया था। और
ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि इसको गद्दी से उतार फेंकना जरूरी होने लगा था। तो मेरे बच्चों होता क्या, जब जूद नामक स्थान पर युद्ध होता है दोनों के मध्य, आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य, तो इस युद्ध में आराम शाह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब आराम शाह तो इसके रास्ते का कांटा था, वो साफ हो गया किसके, इल्तुतमिश का। अब दिल्ली की जनता के कारण से कौन शासक पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया भाई, कौन, तो अपना ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। किसकी कारण से, दिल्ली की जनता की सपोर्ट के वजह से और आराम शाह को मौत के घाट उतारने की वजह से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है इल्तुतमिश। अब ध्यान से सुनना, यहां से बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। जब ये गद्दी पर बैठ जाता है इल्तुतमिश, गद्दी पर बैठने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का जो पूरा नाम हुआ करता था, इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था, पूरा नाम मैं यहां लिख देता हूं, पूरा नाम इल्तुतमिश का था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम हुआ करता था किसका, इल्तुतमिश का। मेरे बच्चों में आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इल्तुतमिश जो है ना, इल्तुतमिश का मतलब होता है, इल्तुतमिश का जो मतलब है वो होता है साम्राज्य का रक्षक। क्या, साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, इल्तुतमिश का मतलब होता है साम्राज्य का रक्षक, ठीक है ना। और एक बात और है कि जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, ये दिखने में बहुत बड़ा सुंदर था, मतलब बहुत ही सुंदर हुआ करता था। ये ललाहित करता था लोगों को, बहुत ही सुंदर हुआ करता था इल्तुतमिश। अब बच्चों होता क्या, जब ये गद्दी पर बैठा, जब ये गद्दी पर बैठ जाता है दिल्ली की सपोर्ट के वजह से, दिल्ली पर बैठ जाता है, फिर इसने क्या किया, आसपास के जो क्षेत्र थे उनको जीतना इसने शुरू कर दिया। किसने, इल्तुतमिश ने। आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे उनको इसने जीतना शुरू कर दिया। इसने वो क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया, वो बहुत सारे इसने क्षेत्र को जीत भी लिया था। अब बात आती है इसके दो लोगों की बात आती। दो लोग कौन कौन थे उनकी भी देख लेते। मैंने बताया था ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम हुआ करते थे। एक तो स्वयं कौन था, इल्तुतमिश। दूसरा कौन था, नासिरुद्दीन कोबाचा था। कौन था दूसरा, तो दूसरा था दोस्तों नासिरुद्दीन कोबाचा। कौन था मेरे बच्चों, तो वो था नासिरुद्दीन कोबाचा। और दूसरा कौन था, दूसरा था ताजुद्दीन याल्दोज। यही तो मैंने नाम बताए थे ना, बिल्कुल यही नाम मैंने बताए हुए थे, ठीक है ना। अब होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, सेंट्रल एशिया, ध्यान से देखना, सेंट्रल एशिया में क्या होता है, सेंट्रल एशिया बोले तो मध्य एशिया में, कहा, इधर देखना थोड़ा, इधर सेंट्रल एशिया का मतलब क्या होता है, सेंट्रल एशिया का मतलब होता है भाई मध्य एशिया, है ना। मध्य एशिया में एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता था, सेंट्रल एशिया बोले तो मध्य एशिया। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता था, छोटा सा प्रदेश पड़ता था, कहां पर, सेंट्रल एशिया में, जिसका नाम था ख्वारिज़्म प्रदेश। क्या था, ख्वारिज़्म प्रदेश। यहाँ के कौन ख्वारिज़्म प्रदेश थे, यहां पर क्या था, ख्वारिज़्म प्रदेश में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। क्या हुआ था, यहां पर क्या होता है दोस्तों, क्या हुआ था मेरे बच्चों, तो सेंट्रल एशिया बोले तो मध्य एशिया में, यहां पर ख्वारिज़्म प्रदेश हुआ करता था। ख्वारिज़्म प्रदेश में क्या हुआ था, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। क्या नाम था, जलालुद्दीन मांगबरनी था। और होता क्या दोस्तों, यहाँ के जो खलीफा हुआ करते थे उन खलीफा से इसको इल्तुतमिश को एक सनन प्राप्त होती है। वो सनन ऐसी थी कि वो सनन इसके शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बादशाह यानी कि राजा बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई करती थी। वो सनन इसको यहां से प्राप्त होती है, सनन वो इसको राजा बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों इस वजह से ये राजा तो बन जाता है, सुल्तान तो बन जाता है, गद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन इसके रास्ते के 2 अरुणान आ रहे थे, 2 रास्ते के इसमें बहुत ही ज्यादा
रास्ते की रुकावट बन रहे थे। एक तो नासिरुद्दीन कोबाचा और दूसरा कौन था? दूसरा था ताजुद्दीन यल्दुज। अब इसने क्या हुआ कि नासिरुद्दीन कोबाचा को इतना इसने परेशान किया, इतना परेशान करता है नासिरुद्दीन कोबाचा को, जो ये, क्योंकि ये तुमको मैंने बताया भी था कि नासिरुद्दीन कोबाचा सिंध वाले क्षेत्र में देखरेख कर रहा था और ताजुद्दीन यल्दुज क्या कर रहा था? तो ताजुद्दीन यल्दुज ये जो है ना अपनी गद्दी पर संभाल रहा था काफी गजनवी प्रदेश की, ठीक है ना। अब होता क्या, इसको ये बहुत परेशान करता है। कौन? इल्तुतमिश नासिरुद्दीन कोबाचा को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो ये उससे इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान होता है, उसकी परेशानी के कारण ये जाता है उस सिंध वाले क्षेत्र में डूब करके अपनी हत्या कर लेता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है, मृत्यु कर लेता है। कौन? नासिरुद्दीन कोबाचा। तो यहां तक समझ में आया? बताओ। नासिरुद्दीन कोबाचा की तो यहाँ मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और इधर ये क्या करता है, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, ये बहुत सारे क्षेत्र को जीत लेता है। क्या कर लेता है? बहुत सारे क्षेत्र को ये जीत लेता है, इधर आसपास के क्षेत्र। अब इसका जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा होता जा रहा था, इसका जो क्षेत्र था। और एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति हुआ था, कोई एक लड़का था, वो अपने माँ बाप के साथ में मेले में जाता है घूमने के लिए, पर वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है मेले में। और उस लड़के को मंगोल लोग पकड़ लेते हैं। कौन? उस लड़के को मंगोल लोग पकड़ लेते हैं। और पकड़ करके अब क्या हुआ, कुछ समय बाद किसने पकड़ लिया उस लड़के को? तो मंगोल लोगों ने पकड़ लिया उस लड़के को। किसको? जो मेले में खो गया था उसको कौन पकड़ लेता है? तो उसको मंगोल लोग पकड़ लेते हैं। मंगोल लोगों ने जब उस लड़के को पकड़ लिया तो एक बार क्या होता है, मंगोल लोगों को, इन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा क्या होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। पैसों की आवश्यकता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। जब इन लोगों ने उस लड़के को पकड़ा था जो मेले में खो गया था, तो उस लड़के को इन्होंने क्या किया, उस लड़के को थोड़ी बहुत शिक्षा देते जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दे पाते हैं। पर ये लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है और ये लोग आते हैं कैसे कैसे, गुजरात के होते हुए सीधे मध्य प्रदेश में आते हैं। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाले स्थान पर, ग्वालियर में एक मेला लगता है, बहुत बड़ा व्यापार का मेला। ये मेला आज से नहीं, कई सदियों से लगता चला आ रहा है। और इसी मेले में इल्तुतमिश भी जाता है। इल्तुतमिश को जरूरत थी कुछ लोगों को खरीदने की, पर इसने उस लड़के को देखा जो मंगोल लेकर के आए थे। उस लड़के की इसने उसकी जो प्रतिभाशाली थी वो सारी चीज देख करके ये खुश हो जाता है इल्तुतमिश, और उस लड़के को ये खरीद लेता है। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उस लड़के को खरीद लिया और उस लड़के का नाम था बलवन। क्या नाम था? बलवन नाम था गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन इसका नाम था। इसका पूरा मैं बताऊंगा, अभी देखते चलो। गयासुद्दीन बलवन को ये खरीद लेता है। कौन? इल्तुतमिश। और अपने साथ ले जाता है, उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करवाता है। जब इल्तुतमिश आसपास के क्षेत्रों को जीत लेता है तो अब ये क्या करता है, इल्तुतमिश को अब बोझ चलाने के लिए भाई और लोगों की आवश्यकता चाहिए। अकेले तो चला नहीं सकता इतना बड़ा विस्तार, साम्राज्य को जो विस्तार हो चुका है नहीं चला सकता। तो उसने क्या किया, अपने साम्राज्य के टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? इल्तुतमिश ने टुकड़े कर दिए दोस्तों। और उन टुकड़ों को 40 इक्तेदार कहते थे। क्या कहते थे? उन टुकड़ों को 40 लोगों के 40 इक्तेदार टुकड़ी कहते थे। या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम एकता प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एकता प्रणाली भी कहते हैं। इक्तेदार 40 एकता प्रणाली किसने चलाई थी? क्वेश्चन आता है तो बोलेंगे इल्तुतमिश ने। और उसी में 40 लोगों को हर जगह एक एक सरदार नियुक्त कर देता हर किले पर। और जितनी भी धन दौलत आती है, टैक्स आता है, उनमें से कुछ परसेंट तो ये इल्तुतमिश को देगा और कुछ ये लोग अपने पास रख लेंगे। तो इन्हीं 40 लोगों की जो टुकड़ी थी, जो इक्तेदार टुकड़ी थी, उन्हीं में ये बलवन भी शामिल कर दिया जाता है। और दोस्तों होता क्या, जब इसको शामिल कर दिया जाता है, इनको आपस में रख दिया जाता है, वो बहुत अच्छे से शासन चल रहा था। अब दोस्तों होता क्या है, आगे का हम अगले एपिसोड में बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे। आज का यही खत्म करते हैं, क्लास पर ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, धन्यवाद।